स्वागत है साथियों। क्लास क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टोर वाइल फ्रॉम द लीवर, अर्थात लीवर द्वारा जो वाइल तैयार किया जाता है, पित्त एक तरह से कह सकते हैं, पित्त तैयार किया जाता है, उसको स्टोर करके पित्ताशय रखता है, यानी गॉल ब्लैडर रखता है, और आवश्यकता अनुसार पे ये फिल फूड डाइजेशन के लिए डिलीवर करता रहता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ड्यूनम के पास ये अपना पित्त बाइल जिसको वो करता है, पैंक्रियाज और गॉलब्लैडर दोनों ड्यूनम के पास फूड के साथ मिक्सअप कर देता है, और उसके आगे जब चलता है ये छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जाकर के वहां अवशोषण होता है। अवशोषण क्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि पाचन किसको कहते हैं, लेकिन पाचन क्रिया जो होती है वो अवशोषण क्रिया को होते हैं। जो आंतों में अवशोषण होता है, रस का जो अवशोषण होता है, वो अवशोषण ही पाचन क्रिया होती है। और उस अवशोषण में ही जब कभी कॉन्स्टिपेशन होना, आंतों के दीवालों में स्टूल का चिपक जाना, जिस दीवाल के द्वारा अवशोषण क्रिया होती है, उस दीवालों के किनारे किनारे जब स्टूल चिपक जाता है, तो ये अवशोषण क्रिया प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती, पाचन नहीं हो पाती, तो इसको कहते हैं पाचन क्रिया। कंप्लीट सारे कार्यों को करते हुए इस पाचन क्रिया, यानी जब पहुंच जाता है, यानी वहां से अवशोषित हो जाता है, तब जाकर के कार्य पूरा होता है। तो जो फाइनल वर्क होता है वो डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन सही ढंग से हो गया, तो फिर आपका काम पूरा हो गया, यानी वो रस मिल करके अवशोषित होकर लीवर के पास चला गया, और लीवर फिर उसमें केमिकल रिएक्शन करके, रासायनिक क्रिया करके, फिर अलग अलग तरह के प्रकार के तत्व तैयार करता है, और जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को फिल्टर करके यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर निष्कासित कर देता है। उसमें सहयोग उसका करता है किडनी और यूरेटर एंड बड़ी आंत। ठीक है। इसके बाद फैटी डाइट जो होते हैं वही आपके गाल स्टोन के रूप में, जब आपका ये डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है और इसमें इन्वायरमेंट बदल जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत का, और फिर जब ये इन्वायरमेंट लेते हुए रस के रूप में लीवर और गॉलब्लैडर के पास जाता है, तो लीवर का भी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वहां एक ह्यूमिड प्रोसेस होती है, ह्यूमिड यानी ठंडा और गर्म, वहां का इन्वायरमेंट ठंडा और गर्म होकर के ये स्टोन या नोड, बॉडी में नोड भी तैयार होते हैं। वो नेचर, नेचर, ह्यूमिड एनर्जी जब ब्लड के साथ प्रॉपर रूप से बॉडी में तैयार होता है, घूमता है, तो वहां नोड तैयार करते हैं, और उसके सबसे नजदीक गाल ब्लैडर में गाल स्टोन तैयार करता है। और ये गाल स्टोन तैयार करने का ये मुख्य होता है फैटी डाइट। बहुत ज्यादा हम लोग ऑयली मसालेदार चीजें खाते हैं, नॉनवेज वगैरह का प्रयोग जो बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये चीजें गाल स्टोन के रूप में कन्वर्ट होता है। यू कैन लाइव विदाउट ए गाल ब्लैडर, ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानता है कि बिना गाल ब्लैडर के हम लाइव कर सकते हैं, निश्चित जी सकते हैं, लेकिन बहुत कष्ट में होता है। उस व्यक्ति को जिंदगी भर गैस्ट्रिक का पेशेंट बना रहेगा, वो गैस्ट्रिक उसका कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि गैस्ट्रिक को कंट्रोल करने का कार्य गाल ब्लैडर की और सहयोग करता है लीवर को। ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानती, लेकिन नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त, बात पित्त कफ का जो संदेश है आयुर्वेद में, उसमें पित्त का सबसे बड़ा रोल आपका पित्ताशय ही करता है। पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर। और पित्त के रूप में आयुर्वेद में पित्त किसको कहा गया? रक्त को, ब्लड को पित्त कहा गया है, ब्लड को ही पित्त कहा गया है। और कितना इंपॉर्टेंट है पित्ताशय, आपके शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन कराने का कार्य पित्त मेंटेन करता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक गर्मी भी प्रदान करता है। पित्त में ही गर्मी होती है, बाकी बात और कफ में गर्मी नहीं होती है, वो शीतलता उसमें प्राप्त होती है। तो ये चीजें नेचर होती है, जिस कारण से इंपॉर्टेंट होता है गाल ब्लैडर, और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर हमारा आता है इसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम में पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज आप जानते हैं, जैसा अभी हमने बताया, ड्यूडियम के पास आपका गाल ब्लैडर कुछ सेक्रेट करता है और कुछ चीजें पेंक्रियाज सेक्रेट करती है। वो आवश्यक इंपॉर्टेंट, पेंक्रियाज इंसुलिन और गाल ब्लैडर पित्त को, हाइड्रोक्लोराइड्स को सेक्रेट करता है। प्रोड्यूस कंपाउंड टू डाइजेस्ट फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये आपको कंपाउंड करता है डाइजेस्ट में फैट और प्रोटीन्स, जैसा कि अभी पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे नीचे शुरुआत में। तो वो उसको डाइजेस्ट फर्स्ट, और प्रोटीन्स न्यूट्रलाइज एसिड दैट इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी न्यूट्रलाइज एसिड जो होती है, जो एसिड न्यूट्रिशन को तैयार करता है, उस एसिड को भी ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ड्यूनम के माध्यम से। रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, प्रॉपर रखने के लिए ये इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करता है। इट हैज डज नॉट वर्क राइट, यू गेट डायबिटीज। ये यदि सही से काम न करे तो आप निश्चित व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, जैसा कि डायबिटीज की चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पेंक्रियाज का भी। और ये फिर आता है आपके बॉडी में पार्ट्स आता है, जिस पार्ट्स में किसी की ऑन है उसको जरा ध्यान दीजिएगा और फिर आप महसूस करिएगा। इसको समझाने के बाद हम आपसे क्वेरी सेशन पे हम आएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है और एक साथ जो अभी हमने दिया उसकी समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी स्लाइवा, मुख में हमारा सलाइवा तैयार होता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि अच्छे डाइजेशन के लिए यहाँ हम भोजन को प्रॉपर रूप से तोड़ दें, इतना तोड़ दें कि वो लिक्विड फॉर्म में हमारे आहार नली से होते हुए स्टमक में जाए। अन्यथा स्टमक की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि स्टमक में टूट पाए। ये बहुत ज्यादा नहीं टूट पाएगा, जब थोड़ा बहुत ये टूटा रहेगा तभी वहां पे लिक्विड के साथ मिल करके 2 घंटे का सफर तैयार करता है। और सफर तैयार होने के नाते वहां फिर जब गलता है तो गलने के कारण वो वहां टूटता है, अन्यथा वहां तोड़ने की कोई प्रक्रिया स्टमक में नहीं होती। तोड़ने की पूरी प्रक्रिया आपके मुख में होती है, माउथ में होती है। तो यहाँ हम बताते हैं जैसे 32 दांत, तो एक संदेह है, सॉरी संदेश दिया गया है कि 32 दांत है तो किसी निवाले को 32 बार चबाइए, कम से कम 32 बार चबाइए यदि 32 दांत है तो। यदि नया उम्र है तो जितने दांत हैं उतनी बार चबाइए। अब अपनी दांत गिन लीजिए, ये तो अब आपके ऊपर है कि कितने दांत है, ये सबके ऊपर है। अर्थात एक संदेश मिल गया कि जितने दांत उतने बार आप निवाले को चबाइए और चबा करके तब फिर निगलिए और फिर वो जाके स्टमक में जाएगा और स्टमक में लिक्विड और वहां जो एसिड फॉर्म होते हैं उसके साथ गलने के कारण जो टूट पाएगा फिर वो टूट करके ड्यूनम होते हुए आगे बढ़ता है और वहीं ड्यूनम के पास पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर के द्वारा वाइल सेक्रेट किए जाते हैं और उस भोजन फूड्स लिक्विड के साथ मिल करके मिक्सअप होकर के फिर वो आगे बढ़ते छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में क्रियाएं होती हुई वहां अवशोषित होती हैं और एसिड फॉर्म में मिल करके ये सारे वाइट मिलकर वहां न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। और हमारे पोषक तत्व वही सबसे ज्यादा, न्यूट्रिशन ही पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व वहां तैयार होते हैं और तैयार होकर के फिर वो अवशोषित होते हैं छोटी आंत से और अवशोषित होकर के वो लीवर को ट्रांसफर कर देते हैं। वो रस के साथ लीवर क्रिया करते हुए रक्त में कन्वर्ट करता है और जो वेस्ट होता है वो ट्रांसफर कर देता है किडनी को। किडनी फिल्टर करके यूरिन बनाता है और फिर जो आवश्यक चीजें उसमें चली जाती है उसको फिर वापस लीवर को ट्रांसफर कर देता है। किडनी का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो मटेरियल गया है किडनी के पास उसमें भी वो देखता है कि कौन वेस्ट है, वेस्ट को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है और जो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, उसको फिर वापस लीवर के पास ट्रांसफर कर देता है। लीवर के पास ट्रांसफर ना करके एक क्रिया और भी होती है कि उसका जुड़ाव बड़ी आंत से भी होता है। और अब आप जो मटेरियल्स छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत के पास जाता है तो बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व बड़ी आंत में ही तैयार होते हैं। खासतौर से विटामिन बी के जो इंपॉर्टेंस रोल है, B12 जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वो B12 आपका क्रिएशन जो होता है वो बड़ी आंत में ही होता है और बड़ी आंत से तैयार होकर के, क्योंकि B12 बनने के लिए जो मटेरियल्स हमारा गलता है वो बहुत ज्यादा है, उसमें अवशोषित होना और टूटने की जरूरत होती है और इस सफर में वो गल करके काफी टूट जाता है और फिर वो जा करके बड़ी आंत में अवशोषित होता है और वहां क्रिया होकर के B12 तैयार होता है। फिर वो ट्रांसफर फिर से लीवर को करता है, अवशोषण क्रिया होती है, अवशोषण के बाद फिर लीवर के पास आता है, फिर लीवर अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट कार्य होती है और जो वेस्ट होता है यूरिन और रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यूरेटर और रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब इसमें जो क्रियाएं होती हैं तो जो इसके ऊपर वैसे हम आपसे बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। तो बड़ी आंत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टमक 36 का। स्टमक 36 का बड़ी आंत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और बड़ी आंत और छोटी आंत में स्टमक 25 और CV6 ये 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम और डिटेल चर्चा हम आपको आगे करेंगे। साथ में लीवर के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए CV13 को
प्रयोग में लेते हैं। और आगे जब 10 निडल फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, 10 निडल फॉर्मूला से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 100% क्योर कर सकते हैं आप। और आगे की चर्चा में कुछ निडल पॉइंट्स हम आपको बता भी रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और पॉइंट्स होंगे जो आगे चर्चा करेंगे। और ग्रास नली का जो एरिया आपको दिखा रहा है, वो ग्रास नली का जो एरिया है, इसने पूरे पोर्शन, इसके अगल बगल में हर्ट है। हर्ट के साथ जो हर्ट बर्निंग की बात आती है, वो हर्ट बर्निंग, हर्ट में बर्निंग नहीं होती, वो हर्ट के बगल में जो ग्रास नली होती है, वो इनडाइजेशन के कारण जो कंट्रावर्शन हो जाता है, मरलोघन, ऊर्जा की वापसी होकर के स्टमक होते हुए, आहार नली होते हुए मुख के रास्ते जो आवाज आती है, गैस निकलती है, उसके कारण आहार नली में कुछ छाले हो जाते हैं। और उन छालों पे जब कभी नमक या नमकीन जैसी कोई प्रक्रिया या कोई गैस उससे टकराती है, तो वो टकराहट ही एसिड फॉर्म के रूप में, यानी वहां जलन पैदा करता है और आपको दर्द महसूस होता है। और जब ये आहार नली और स्टमक के जॉइंट्स जंक्शन पे प्रभाव ज्यादा छोड़ देता है, तो गैस्ट्रिक पेन होता है। आपका जो गैस्ट्रिक पेन होता है वो स्टमक और आहार नली के जॉइंट्स पे होता है। तो आप देखिए, रिब्स का जो कोना होता है, दोनों रिब्स के बीच में जो गड्ढा होता है, वो अमाशय की ऊपरी हिस्सा होती है, ठीक है। उस ऊपरी हिस्से पे पेन होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, वो गैस्ट्रिक पेन होता है। ऊपर जलन जो होती है वो आपका हॉट बर्निंग या स्टमक के कारण, वहां का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होने के कारण ये जलन होती है। तो ये एक समरी था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये चित्र आपको 2-3 बार और मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको और समझा करके हम क्लियर करेंगे। तो ये चीजें समझाने के बाद हम वापस आते हैं क्वेरी सेशन में, क्योंकि हमारे क्लास समाप्त का भी समय हो गया है। तो हम लोग कुछ देर आपके साथ क्वेरी सेशन करेंगे और फिर क्वेरी सेशन के बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन करना चाहता है वो हाथ को रेज करके आप इसके आगे की क्वेरी पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं, स्वागत है जितेंद्र जी क्वेरी सेशन के लिए आपका। आर्यन जी भी आ गए हैं। आर्यन जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरी बहुत आवाज आ धन्यवाद रही सर है? आपको। हाँ, आ रही है। हाँ हाँ, तो कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जो बचा हुआ है 10 निडल फार्मूला से, और उसको आप लोगों को बताते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कल क्योंकि से ये अभी ट्रीटमेंट आपके पार्ट, पीडीएफ में दिया हुआ है। कल से ट्रीटमेंट पार्ट आप लोगों का शुरू हो जाएगा। हाँ, कल से ट्रीटमेंट। और ये अगले 2 दिन तक पूरी ट्रीटमेंट आप लोगों को बताई जाएगी। तो आर्यन जी, आगे की क्लास आप देखिए। जितेंद्र जी के भी आप भी हैं। मैं फिर निकल रहा हूँ, आपको होस्ट मैंने बना दिया है। यदि कोई बात आपकी नहीं सर, इजाजत हो तो मैं निकल जाऊं। 7 बिल्कुल बजे। सर, निकल निकलिए। सकते हैं आप। ठीक सर, थैंक यू। ओके। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रणाम सर। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर